ठीक है। तो जो लास्ट लेक्चर अपन ने देखा था उसके अंदर हमने एक चीज़ नोटिस कर ली थी कि भाई जैसे हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स होते हैं वो दो टाइप के थे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का पहली बात तो मतलब क्या था कि भाई इलेक्ट्रॉन है और वो क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं अपनी मेन पोजीशन से, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलते थे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दो टाइप के हो रहे थे हमारे पास में, एक हो रहा था परमानेंट, एक होता था टेम्पररी। भाई जो परमानेंट हमारे पास इफेक्ट्स थे, जो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स थे, उसमें हमने तीन पढ़े थे। एक पढ़ा था इंडक्टिव, एक पढ़ा था हमने मीजोमेरिक, और एक हमने पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। मीजोमेरिक को हम रेजोनेंस भी बोलते थे। तो परमानेंट कौन से इफेक्ट्स होते थे, ऐसे इफेक्ट्स जो तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। जब तक कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तब तक वो इफेक्ट भी रहेगा। जबकि टेम्पररी इफेक्ट्स ऐसे इफेक्ट होते थे जो किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की प्रेजेंस में एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है तब तक तो उसमें टेम्पररी इफेक्ट होगा, अगर तुमने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हटा दिया तो वो जो इफेक्ट है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक एक जो इफेक्ट है, जैसे परमानेंट इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे, एक एक इफेक्ट को एक एक करके स्टार्ट करेंगे और उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। किससे करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से। तो देखो इसको ना समझते हुए चलना, इंडक्टिव इफेक्ट में कुछ बहुत मतलब हार्ड नहीं है, बस समझने की कोशिश करना, तुम समझ जाओगे। देखो इंडक्टिव इफेक्ट को है ना, पहली बात तो ध्यान रखना कि आई से डिनोट करते हैं, और इसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अब पहले समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एक बॉन्ड होता है जो वो बनता कैसे है। जैसे मान लो कि मेरे पास में दो एटम है जो कि सेम है, ए और ए, ठीक है ना। और सिमिलरली मेरे पास दो एटम है ए और बी, इनको बॉन्ड बनाना है। तो बॉन्ड बनाने की कंडीशन को ऐसे समझो कि इनको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। अब ए का क्या है कि मान लो दो बंदे हैं, दो लोग हैं जिनको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। तो बिजनेस में क्या होता है भाई, जो भी कंट्रीब्यूशन करना होता है, इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट लगता है, 50% एक बंदा करता है, 50% दूसरा बंदा करता है। तो मान लो कि इस बॉन्ड को बनाने के लिए, ए और ए के बीच के बॉन्ड को बनाने के लिए 50% कॉन्ट्रीब्यूशन किया एक ए ने, और 50% कॉन्ट्रीब्यूशन किया दूसरे ए ने। तो ये दोनों जब कंट्रीब्यूट कर देंगे तो इन दोनों के बीच में एक बिजनेस का इस्टेब्लिशमेंट होगा, या उस बिजनेस को हम लोग यहाँ पर इस बॉन्ड के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। एक बार बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो तुम ये नहीं कह सकते कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ए का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ए का है, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है। शेयरिंग होने के बाद में ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी कहलाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी कहलाने वाले, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आनी चाहिए। अब तुम एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि भाई यहाँ पर ए और ए दोनों सेम है, तो दोनों के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होगा बताओ। डेल्टा ई एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होने वाला, मतलब ना तो ए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा ना दूसरा वाला ए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं छोटा सा कि भैया नो चार्ज सेपरेशन, नो चार्ज सेपरेशन। अब दूसरे वाली कहानी के ऊपर आ जाओ। देखो इसके अंदर क्या होने वाला है, वही वाली कहानी है कि ए और बी दोनों एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने 50-50% इन्वेस्टमेंट किया और क्या किया, एक बॉन्ड बना लिया। ए और बी के बीच का बॉन्ड बन गया। तुमने क्या बोला कि ए का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, बी का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि डेल्टा ई एन जो है वो नॉट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। हमने बोल दिया कि डेल्टा मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 0 नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग एटम्स हैं। भाई ए और बी दो अलग अलग एटम होंगे ना, तो डेफिनेटली उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो होगा ही होगा। अब कंडीशन कुछ भी हो सकती है, कंडीशन इसमें दो बन सकती हैं। एक तो कंडीशन ये बन सकती है कि भैया ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाए बी से। तो अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी बी से तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और बी के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर तुम ऐसा बोल दो कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी ए से, तो तुम उस केस में क्या लिखोगे कि बी के ऊपर आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव और ए क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास दो अलग अलग कंडीशन जनरेट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम यहाँ पर सिंपल इतनी सी कहानी लिख सकते हैं कि भैया ए और बी के अंदर क्या हो जाएगा, चार्ज सेपरेशन एग्जिस्ट करेगा, चार्ज सेपरेशन विल एग्जिस्ट डिपेंडिंग ऑन कि भाई किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम आ रही है, ठीक है। आई होप यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आ गई होगी। बट इससे हम ना अभी इंडक्टिव इफेक्ट को पूरी तरीके से नहीं समझ सकते, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। हम क्या चलते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में चलते हैं। सपोज मैंने एक कंपाउंड लिया जिसमें मेरे पास में यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है।
तो अब तुम्हें पता है कि कार्बन अगर ए टाइप का एटम है तो हाइड्रोजन डेफिनेटली बी टाइप का एटम होगा, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग हैं। इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डेल्टा ई एन है ना वो नॉन जीरो है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज सेपरेशन होने वाला है, कि मतलब एक बंदा देगा और एक बंदा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेगा। बट साइंटिस्ट्स ने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि भाई यहाँ पर जो भी चार्ज सेपरेशन हो रहा है ना, भाई हाइड्रोजन चाहे इलेक्ट्रॉन दे चाहे इलेक्ट्रॉन ले, ये जो चार्ज सेपरेशन होगा उसको हम जीरो मान लेंगे। मतलब हमने ये बोला कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी टेकन एज रेफरेंस। उन्होंने ये बोला कि ऑल्दो यहाँ पे तुम्हारे पास में ए और बी दो अलग अलग एटम है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन दो अलग अलग एटम है, बट उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे जो भी चार्ज सेपरेशन होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग ऐसा मान लेंगे कि वो जीरो है, वो हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग ना इंडक्टिव इफेक्ट को हमेशा डिफाइन किया करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसके अंदर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाया गया है, उसमें हम लोग बोलते हैं कि उसका इंडक्टिव इफेक्ट कितना होता है, जीरो माना जाता है। ठीक है ना, तो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या माना जाता है, जीरो माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट की तरह सेटअप कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन का खुद का कुछ इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है ना वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। अब होगा क्या कि कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। ठीक है ना, और एक दूसरे ग्रुप्स ऐसे होंगे जो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे। तो यहाँ से हमने इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन को डिफाइन किया। हमने ये बोला कि भाई हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे देंगे वो तो एक टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, और दूसरे जो ग्रुप्स होंगे जो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे वो दूसरे तरीके के इंडक्टिव इफेक्ट को जन्म दे देंगे। ठीक है, तो यही होता है हमारे पास में इंडक्टिव इफेक्ट। ये कहानी लोगों को समझ में नहीं आती। लोग क्या समझते हैं, लोग ऐसे समझते हैं कि हाँ भाई इंडक्टिव इफेक्ट है तो उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। तो ऐसे तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफरेंस होगा भाई, है ना। तो अगर कार्बन हाइड्रोजन के भी क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वहाँ पे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वो तो हमने रेफरेंस के तौर पे सेट कर रखा है। भाई तुम ऐसा समझो ना कि तुमने क्या कर रखा है, जैसे मान लो तुम अपना वेट मान लो वेइंग मशीन पे जाते हो, तुम्हारा वेट आता है मान लो 72 kg, सपोज दैट, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो 72 कैसे डिफाइन किया तुमने कि तुम्हारा वेट 72 kg ही है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, हमने 1 kg को डिफाइन कर रखा है। हमने बोल रखा है कि 1 kg जो है वो 1000 ग्राम होता है। तो हम हमेशा ना इसको रेफरेंस मान के चलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेफरेंस बोलते हैं कि ये रेफरेंस है। इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं मान लो ये जैसे हम बोलते हैं कि भाई 1 kg का एक मास है, जो कि ना हमने मतलब एक मास को ले लिया, हमने उसको डिफाइन कर दिया, बोल दिया कि हाँ भैया इसको हम 1 kg मान के चलेंगे। तो अब दुनिया में ना जितने भी तुम्हारे वो वेइंग जो ब्रिक होती है, जो वेइंग ब्रिक यूज़ करी जाती है, वो जो 1 किलो की होती है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। ठीक है, अब तुम्हारा अगर मैं तुम्हें खड़ा कर दूं वेइंग बैलेंस में, एक तरफ वेइंग बैलेंस में मैं तुम्हें खड़ा कर दूं, है ना, एक तरफ वेइंग बैलेंस में मैं तुमको खड़ा कर दूं और दूसरी तरफ ये सपोज तुम खड़े हो गए यहाँ पे, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं 72 ब्लॉक्स रख दूं, 72 ब्लॉक्स रख दूं, किसके, 72 kg रख दूं, मतलब 72 ब्लॉक्स रख दूं। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 kg के 72 ब्लॉक्स रखे, मतलब मैंने क्या किया, मैंने रेफरेंस सेट कर दिया कि भाई 1 kg की जैसी 72 ब्रिक्स लगेंगी ना तो वो मेरे वेट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर हमने बोल दिया कि कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को हमने रेफरेंस मान लिया और उसके रिस्पेक्ट में या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई दे देगा या कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेगा। तो जो दे देगा वो एक तरीके का इंडक्टिव इफेक्ट बनाएगा, जो ले लेगा वो एक दूसरे तरीके का इंडक्टिव इफेक्ट बनाएगा। ठीक है, तो वो कैसे हम डिफाइन करेंगे वो तो तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा। अभी तो हम इसके बारे में ना थोड़ी सी कहानी और लिख लेते हैं, हम कुछ एक पॉइंट्स बना लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो पहली जो चीज़ हम लिख सकते हैं वो ये है कि भाई ये एक परमानेंट इफेक्ट है। हम इसको समराइज़ करना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। दूसरी चीज़ हम लिख सकते हैं कि ये कब एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है इसीलिए ये एग्जिस्ट कर रहा है। तीसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज टेकन एज रेफरेंस। हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है उसको हम लोग रेफरेंस मान के चलते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। इसका क्या मतलब है वो मैं बताता हूँ। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट
डिपेंडेंट इफेक्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब है ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। दूसरा कि इट ऑपरेट्स ऑन सिग्मा बॉन्ड, ऑपरेट्स ऑन सिग्मा बॉन्ड। ये तो समझ में आ ही चुका है हमें कि भाई सिग्मा बॉन्ड पे कैसे ऑपरेट कर रहा है। भाई तुम जानते हो ना, हमने क्या बोला कि ये वाला जैसे जो बॉन्ड है वो एक सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड में एक बंदा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है यहाँ पे, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट नहीं कराते हम लोग। ठीक है ना, तो ये ध्यान रख लेना। तो अब हम समझते हैं कि भाई डिस्टेंस डिपेंडेंस का क्या मतलब है। ठीक है ना, मतलब क्या है डिस्टेंस डिपेंडेंस का। डिस्टेंस डिपेंडेंस, देखो सपोज मेरे पास में ये एक कार्बन की चेन है और मैंने यहाँ पे कोई ग्रुप X लगा रखा है। ठीक है, और मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है, मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो X की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C। तो मैं क्या बोलूँगा कि यार C जो है ना वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। ठीक, तो मैं बोलूँ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है तो इस कार्बन 1 पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना मूव करेगी। तो मैंने बोला मान लो जो कार्बन 1 का चार्ज है, कार्बन 1 का चार्ज है, मैं उसको डिनोट कर रहा हूँ डेल्टा प्लस 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 प्लस। सपोज दूसरा जो कार्बन 2 है उसके ऊपर जो डेल्टा पॉजिटिव है वो डेल्टा प्लस 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 से डिनोट कर रहा हूँ। कार्बन 3 के ऊपर जो डेल्टा पॉजिटिव है उसको मैं डेल्टा प्लस प्लस से डिनोट कर रहा हूँ। और अगर मान लो मैं कार्बन 4 के बारे में बात करूँ, मैं कार्बन 4 के बारे में बात करूँ तो उसको मैं डेल्टा प्लस से डिनोट कर रहा हूँ, सपोज दैट। ठीक है, तो तुम एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि भाई ये X ग्रुप जिस कार्बन एटम के एकदम पास में होगा उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा खींचेगा, है कि नहीं। भाई तुम जानते हो ना कि भाई इसका इफेक्ट, इस X ग्रुप का इफेक्ट सबसे ज़्यादा C1 के ऊपर होगा, फिर C2 पे होगा, फिर C3 पे होगा, फिर C4 पे होगा। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि 4th कार्बन के बाद में इस X का इफेक्ट खत्म हो जाएगा इस कार्बन चेन के ऊपर। तो ध्यान रख लेना, ये पॉइंट भी हम लिख सकते हैं कि आफ्टर 4 कार्बन एटम्स द इफेक्ट ऑफ द ग्रुप मतलब लिख सकते हैं कि इट वैनिशेस। ठीक है ना, मतलब इसका इफेक्ट जो है वो केवल 4th कार्बन एटम तक काम करेगा, उसके बाद काम नहीं करेगा। और जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हमने लिखा, डेल्टा पॉजिटिव हमने चार्ज लिखा है ना C1 के ऊपर डेल्टा प्लस 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 प्लस, तो वो क्या होगा कि यहाँ पे डेल्टा प्लस 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 की वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू डेल्टा प्लस 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 के, उसकी ज़्यादा होगी डेल्टा प्लस प्लस के, और उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी डेल्टा प्लस से। ये ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि X ग्रुप जिसके सबसे पास में है, जिस ग्रुप के सबसे पास में है, उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा उसके ऊपर दिखाई देगा। मतलब X का सबसे ज़्यादा इफेक्ट C1 के साथ में दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि C1 और X के बीच का डिफरेंस, जो डिस्टेंस है वो सबसे कम है। ठीक है, फिर उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा जब वो C2 के ऊपर हम C2 के साथ में जब कंपेयर करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मान लो मैं C2 की जगह C3 ले लूँ तो C3 पे इफेक्ट और कम हो जाएगा, और C4 पे उसका इफेक्ट है ना और कम हो जाएगा, और C4 के बाद में तो एक तरीके से मान लो कि नेगलेक्ट ही कर देते हैं हम उसको। ठीक है, तो ये यहाँ तक की कहानी आई थिंक बहुत आसान है और तुम्हें समझ में आई चुकी होगी कि भाई किस तरीके से हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, या किस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो हमारे लिए यूज़फुल है, और क्या कहते हैं उसका मतलब क्या है एक्चुअली, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है एक्चुअली ना। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई जहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा ना वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा इंडक्टिव इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है ना, वहाँ पर करेगा ही। बट कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, उसके अंदर तुम क्यों नहीं बोलते। तो उसको हमने रेफरेंस के फॉर्म में सेट कर रखा है। ये हमारे पास में एक जनरलाइज्ड चीज़ है जो हमने पहले से मान ली है कि भाई कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो भी चार्ज सेपरेशन हो रहा है उसको हम जीरो मान लेंगे। ठीक है, चलो तो अब एक चीज़ और देख लेते हैं, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है ना, काम आ सकता है तुम्हारे। जैसे मान लो मैं तुमसे एक सिंपल चीज़ पूछूं कि जैसे हमने पढ़ा था कि भाई रिएक्टेंट होते हैं हमारे पास में, रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट से मैं क्या बनाता हूँ, इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट से मैं क्या बना देता हूँ, प्रोडक्ट बना देता हूँ। ठीक है, मैं क्या बना देता हूँ, प्रोडक्ट बना देता हूँ। तो मेरे पास जो इंटरमीडिएट्स थे ना वो 3 थे। एक था मेरे पास में कार्बोकेटायन, एक मेरे पास में था कार्बन आयन, और एक मेरे पास में था फ्री रेडिकल। कार्बन आयन और एक होता था मेरे पास में फ्री रेडिकल, जिसमें से मैंने तुम्हें ये बोला था
कि भाई जो कार्बोकैटायन है और फ्री रेडिकल है ये दोनों कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये मैं बता चुका हूँ पिछले जो वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया इस चीज़ को। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार उसको रेफ़र कर सकते हो। और जो कार्बेनाइन होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती है, ठीक है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना उसका एक एप्लीकेशन है कि इंडक्टिव इफेक्ट इनकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कैन इन्फ्लुएंस द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। अब ये कैसे होगा वो देखते हैं। देखो, मान लो सपोज दैट कि मेरे पास में कार्बोकैटायन है, और उस कार्बोकैटायन के ऊपर मैंने कोई ऐसा ग्रुप लगा रखा है G जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है ना। भाई G एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करता है। तो तुम्हें पता है यार कि ये कार्बन जो है, ये जो कार्बन है इसकी ऑक्टेट तो कंप्लीट है नहीं, इसको क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, है ना। ये क्या चाहेगा कि भाई तुम खुद सोचो ना, कोई बंदा गरीब है तो वो क्या चाहेगा कि यार उसको इलेक्ट्रॉन मिले और या उसको पैसे मिले, और तुम इलेक्ट्रॉन को ना पैसा मान लो, ठीक है। तो जी जो है वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है या उसको पैसा प्रोवाइड कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, इसको स्टेबल बना रहा है। वो क्या कर रहा है, अगर जी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है तो इसको क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है इस सिचुएशन को। बट ऑन द अदर हैंड मान लो मैं ऐसा कर दूँ कि मेरे पास में कार्बन के साथ में एक दूसरा ग्रुप लगा है एक्स, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उल्टा खींच रहा है। तो तुम कुछ सोचो, बेचारा पहले ही गरीब है ये कार्बन एटम, तुम उससे और पैसे खींच ले रहे हो तो वो तो परेशान हो जाएगा। तो ये और अनस्टेबल बना रही है सिचुएशन को। ये कैसा है, अनस्टेबल सिचुएशन है। तो हम यहाँ से अभी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता इस चीज़ के, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप नहीं बताया। मैंने तुम्हें नहीं बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट के 2 टाइप होते हैं, एक देने वाला एक लेने वाला, वो सब बातें नहीं बताई मैंने। मैं यहाँ पे तुम्हें केवल इतना बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं ना, जो कि कौन कौन है, फ्री रेडिकल, कार्बेनाइन या फिर कार्बोकैटायन, इन सब की स्टेबिलिटीज़ को इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। अभी कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इनको हम कॉन्जिक्यूटिव जो वीडियोज़ आएंगे उसके अंदर कवर कर लेंगे। पहले मैं तुम्हें जैसे अभी अगला इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाऊंगा, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाऊंगा, है ना। फिर मैं तुम्हें माइनस आई इफेक्ट पढ़ाऊंगा। तो प्लस आई और माइनस आई में हम लोग देख लेंगे कि प्लस आई किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है इनकी स्टेबिलिटी को, और माइनस आई किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है इनकी स्टेबिलिटी को। तो वहाँ पर इसका डिटेल डिस्कशन हो जाएगा। तो अभी हमें जो समझने लायक चीज़ है वो ये है कि भाई इंडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव कैसे काम करता है, डिफाइन कैसे कर रखा है हमने इंडक्टिव इफेक्ट को। और तुम्हें दूसरी चीज़ ये समझ में आनी चाहिए कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है ना। अब वो इन्फ्लुएंस कैसे करेगा, कौन सा इफेक्ट होगा, किस तरीके से इन्फ्लुएंस करने वाला है, वो हम कॉन्जिक्यूटिव जो वीडियोज़ आएंगे उसके अंदर कवर कर लेंगे। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करो, ठीक है ना, क्योंकि मोटिवेशन उसी से मिलेगा, ठीक है। मोटिवेशन की गोली भी तो ज़रूरी है, वरना फिर मतलब क्या है मेरा बनाने का इसका, ठीक है। तो आप केवल इतना कर सकते हो कि अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप इसको अपने लोगों में शेयर करो, आप उसको खुद क्या नाम से देखो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। चलो, थैंक यू।